तो आज हम लोग हाइड्रोजन पार्ट में भारी जल या हैवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र होता है D2O। तो भारी जल का खोज सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में यूरे तथा वासवार्ड ने किया था। यूरे तथा वासवार्ड ने किया था। तो भारी जल क्या होता है? यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है, जिसका सूत्र D2 होता है, तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। जैसे प्रोटियम जो साधारण हाइड्रोजन होता है, उसके ऑक्साइड को जल कहा जाता है, उसी प्रकार से ड्यूटेरियम मतलब ड्यूटेरियम D2 का जो ऑक्साइड होता है, उसी को हम भारी जल कहते हैं। जो साधारण जल होता है उसके 6000 भाग में एक भाग जो है वो भारी जल होता है। 6000 भाग मतलब अगर 6000 लीटर अगर हम साधारण जल लेते हैं तो उसमें 1 लीटर आपका भारी जल उपस्थित होगा। अब हम भारी जल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अब चूंकि अभी बताया गया कि साधारण जल में भारी जल उपस्थित होता है, 6000 अगर लीटर अगर साधारण जल है तो उसमें 1 लीटर जो है वो आपका भारी जल है। तो उस साधारण जल में जो भारी जल उपस्थित है, उस भारी जल को हम साधारण जल से कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो आपका हेडिंग होगा भारी जल बनाने की विधियां। तो भारी जल बनाने की देखिए विधियां क्या हैं। भारी जल बनाने की विधियां, तो इसमें सबसे पहले है कि हम साधारण जल का अगर वैद्युत अपघटन करते हैं, साधारण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, साधारण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, जो साधारण पानी है उसके वैद्युत अपघटन के द्वारा। अब ये जो साधारण जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं हम लोग, तो इसका वैद्युत अपघटन सर्वप्रथम टेलर, आयरिंग और फ्रास्ट, टेलर, आयरिंग और फ्रास्ट विधि भी इसे कहते हैं। चूँकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जल का वैद्युत अपघटन करके और भारी जल प्राप्त किया था, इसलिए हम इसको टेलर, आयरिंग, फ्रास्ट विधि भी कहते हैं। ये जो है भारी जल बनाने की आधुनिक विधि है, मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा हम भारी जल प्राप्त करते हैं। अब इसमें हम कैसे करते हैं, कैसे इसका वैद्युत अपघटन करके हम भारी जल प्राप्त करते हैं? तो हम देखिए इसमें करते क्या है कि पहले चूँकि हम लोग जानते हैं कि साधारण जल जो है, जो शुद्ध जल होता है, वो जो विद्युत का कुचालक होता है, तो उसको सुचालक बनाने के लिए जैसे मान लीजिए इसमें जल ले लिया गया, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना मिलाते हैं कि 0.05 नॉर्मलता का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। माने साधारण जल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके ये जो विलयन बनता है, इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? 0.05 N। अब इसका हम वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि एनोड और कैथोड का हम प्रयोग करते हैं। तो वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? जो साधारण जल होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो जल होगा इसका वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब तो धीरे धीरे क्या होगा, जब वैद्युत अपघटन कराया जाएगा तो जल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के रूप में अपघटित होकर के वो निकलता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, माने इसका विद्युत अपघटन हम तब तक करते रहेंगे जब तक इसका आयतन, प्रारंभिक आयतन का 1/6 नहीं रह जाता। मतलब अगर हम 6 लीटर लिए हैं, मान लीजिए ये आपका जल
या यह विलयन 6 लीटर लिए हैं तो वैद्युत विघटन हम तब तक कराते रहेंगे जबकि 6 लीटर का 1/6 मतलब 1 लीटर शेष नहीं बच जाता। 1 लीटर शेष बचने तक इसका वैद्युत विघटन हम कराते रहेंगे। तो अब देखिएगा, पहले 6 लीटर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला करके ये विलयन बनाया गया था। अब 6 लीटर की जगह 1 लीटर आपका जल बचा। अब 1 लीटर जल में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था पहले वो तो उतना ही है, इसलिए हम कहेंगे ना कि इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें अधिक मात्रा में हो जाएगा, मतलब विलयन कैसा हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर इस विलयन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इस विलयन को पहले उदासीन कर लेते हैं। तो बचा कितना आपका, 1 लीटर उदासीन जल प्राप्त हुआ। अभी 1 लीटर प्राप्त हुआ। फिर इसका हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना मिलाएंगे कि इस विलयन की नॉर्मलता फिर 0.05 हो जाए, और फिर इसका वैद्युत विघटन कराएंगे। और तब तक अब वैद्युत विघटन कराएंगे जब तक इस जल का आयतन 1/6 लीटर नहीं रह जाता। और यही प्रक्रिया जो है हम बार बार दोहराएंगे। जो 1/6 लीटर जल बचेगा फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके उसको उदासीन करके, और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला करके उसकी नॉर्मलता हम इतना कर लेंगे। यही प्रक्रिया हम 6 बार दोहराएंगे। तो 7वें चरण में जो है, जब 7वें चरण में हम विद्युत विघटन करेंगे तो लास्ट में हमें शुद्ध रूप से भारी जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टेलर आयरिंग फ्रास्ट विधि, या इसको हमको आधुनिक विधि भी कहते हैं, जिसके द्वारा साधारण जल के द्वारा हम भारी जल प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि है साधारण जल के प्रभाजी आसवन द्वारा। साधारण जल के प्रभाजी आसवन द्वारा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द नॉर्मल वाटर। तो प्रभाजी आसवन में क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर 2 द्रव हैं, 2 द्रव आपस में मिल गए हैं और उनके क्वथनांक में बहुत अगर कम अंतर है तो हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा दोनों द्रवों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, जो H2O होता है, जल का मतलब H2O जो होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो भारी जल होता है जिसका सूत्र है D2O, इसका क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। और ये साधारण जल में ही भारी जल मिला हुआ है, मतलब 2 द्रव मिले हुए हैं जिनके क्वथनांक में अंतर कितना है, 1.4 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अब इन दोनों द्रवों को अलग अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन करने पर अलग अलग ताप पर जो है ये आपका जल अलग हो जाता है और भारी जल अलग हो जाता है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम जल और भारी जल को अलग कर लेते हैं। तो ये आपका साधारण जल के प्रभाजी आसवन के द्वारा हम बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है ड्यूटेरियम द्वारा, ड्यूटेरियम के दहन द्वारा, माने ड्यूटेरियम को अगर हम जलाएंगे तो हमें भारी जल प्राप्त हो जाएगा। देखिए ड्यूटेरियम जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल करके जल बनाता है, वैसे ड्यूटेरियम का भी ऑक्सीकरण कराया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये भारी जल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा भारी जल हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे हम लोग देखेंगे भारी जल के गुण क्या हैं। भारी जल के गुण, तो देखा जाए भारी जल के गुण। भारी जल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। अब देखिए, अगर आपका जल का गुण आपको मालूम है तो लगभग जल का जो गुण होता है वही भारी जल का भी गुण होता है। जैसे यदि हम लोग भारी जल का वैद्युत अवघटन कराते हैं, जैसे जल का वैद्युत अवघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर हम भारी जल का वैद्युत अवघटन कराएंगे तो भारी जल अपने अवयवों में टूट जाएगा, मतलब ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा गुण देखेंगे कि अगर किसी धातु की अभिक्रिया जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की अभिक्रिया अगर हम भारी जल से कराते हैं तो आपको ड्यूटेरियम मिलता है और जो भी धातु होगा उनका ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा। जैसे जल से अभिक्रिया होता है हाइड्रोक्साइड बनता है,
तो यहाँ पर ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा। जैसे अगर सोडियम की अवक्रिया, ये सोडियम धातु है, इसकी अवक्रिया अगर हम भारी जल से कराते हैं तो ये बनता है आपका सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड और सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड NaOD, जो NaOH होता है, अगर जल लेते हैं तो H होता है, और अगर ड्यूटेरियम भारी जल लिए हैं तो वहाँ पर H की जगह D हो जाएगा, सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा और ड्यूटेरियम बनेगा। अब इसको आप संतुलित कर लीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सोडियम की अवक्रिया भारी जल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड, इसको सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटर ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम से अवक्रिया करा देंगे, जैसे कैल्शियम से अवक्रिया करा देंगे तो आपका जो है वह कैल्शियम ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा, CaOD का ट्वाइस और प्लस D2। तो जैसे जल जो है धातुओं से अवक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है उस और हाइड्रोजन देता है, तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। तीसरा आप देखेंगे, यदि भारी जल की अवक्रिया धातु ऑक्साइडों से कराया जाए, जैसे सोडियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, अगर इसके साथ इसकी अवक्रिया करा जाता है भारी जल से तो धातु का ड्यूटर ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो यहाँ मिल जाता है सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से यदि अधातुओं के ऑक्साइड अगर भारी जल से अवक्रिया करते हैं, जैसे अधातु के ऑक्साइड जो अगर जल से अवक्रिया करते हैं तो अम्ल बनता है, तो यहाँ भी आपका अम्ल बनेगा। देखिएगा जैसे आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड अगर इसकी अवक्रिया हम D2O से कराते हैं तो जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड की अवक्रिया जल से कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल D2SO4। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता था H2SO4, तो H2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल, ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर वायुद्युत दिखाया गया धातुओं से अवक्रिया और फिर धातु ऑक्साइडों से अवक्रिया और अधातु ऑक्साइडों से अवक्रिया दिखाया गया। इसके बाद कुछ और हम लोग गुण देखेंगे। 5वां गुण देखेंगे, 5वें में देखेंगे जैसे हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 अगर जल से अवक्रिया करता है तो मेथेन बनता है, तो यहाँ पर अगर भारी जल से अवक्रिया होगा तो ड्यूटेरोमेथेन बनेगा। तो भारी जल का सूत्र D2O, और जो भी धातु कोई भी धातु अगर कार्बाइड है तो धातु जब जल से अवक्रिया होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यहाँ पर धातु ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा, मतलब एल्युमिनियम ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम ड्यूटर ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा आपका, जैसे मेथेन बनता था तो यहाँ पर CD4 बनेगा, ड्यूटेरोमेथेन, इसको कहते हैं ड्यूटेरोमेथेन, और इसको कहेंगे एल्युमिनियम ड्यूटर ऑक्साइड AlOD का थ्राइस, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कैल्शियम कार्बाइड की अवक्रिया कराई जाती है भारी जल से, या भारी जल कैल्शियम कार्बाइड से अवक्रिया करता है, तो कैल्शियम ड्यूटर ऑक्साइड CaOD का ट्वाइस, ध्यान रखें जहाँ पर OH आता है तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो OH की जगह यहाँ पर OD आ रहा है तो यहाँ पर ड्यूटर ऑक्साइड बोलेंगे, तो कैल्शियम ड्यूटर ऑक्साइड बनता है और ड्यूटेरो एसिटिलीन बनता है। देखिए एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है एसिटिलीन, और C2D2 लिख देंगे तो ड्यूटेरो शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ड्यूटेरो एसिटिलीन, ठीक है। तो ये कुछ जो है भारी जल के गुण थे। अब देखा जाए कि भारी जल का जैव रासायनिक अवक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैव रासायनिक या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारी जल का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगर भारी जल की अधिकता होगी
जल में अगर भारी जल की अधिकता अगर हो जाएगी तो भारी जल की उपस्थिति में जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ टैडपोल जानते हैं कि मेढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है, इत्यादि की मृत्यु हो जाती है, मतलब ये मर जाते हैं। ठीक है। अगर भारी जल अगर अधिक है भूमि के अंदर तो बीजों का अंकुरण रुक जाता है, बीजों का अंकुरण रुक जाता है, मतलब वो अंकुरित नहीं होते या कम अंकुरित होते हैं, अंकुरण रुक जाता है। अगर भारी जल अधिक है तो किण्वन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, किण्वन क्रिया वो मंद पड़ जाती है। मंद माने धीमी गति से होने लगती है। ठीक है। तो ये जो है कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं पर प्रभाव, या कह सकते हैं जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब प्रभाव जो है भारी जल का होता है। अब पूछा जाए कि इसका उपयोग क्या है, भारी जल का उपयोग क्या है, तो उपयोग अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि भारी जल जो है वो न्यूट्रॉन मंदक का काम करता है। न्यूट्रॉन मंदक का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन मंदक का मतलब कि यह न्यूट्रॉन के वेग को कम करने का काम करता है। दूसरा जो है इसके द्वारा जो है ड्यूटेरियम का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि भारी जल का जब वायुविघटन होता है तो क्या बनता है, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन, इस प्रकार से ड्यूटेरियम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है जब विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं तो जैव रासायनिक क्रियाओं में एक ट्रेसर के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का उपयोग जैव रासायनिक क्रियाओं की क्रिया विधि ज्ञात करने के लिए ट्रेसर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग जो हाइड्रोजन पाठ में जो है भारी जल के बारे में पढ़े हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।